अब क्या करेंगे हम? अरहान ने गहरी सोच में डूबे असवद को देखा जो इसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया था। हम हाँ, क्या कह रहे थे? असवद जो अपनी ही सोचों में गुम था, इसकी बात नहीं सुन पाया था तभी चौंक कर बोला, वो अब हम क्या करेंगे मतलब? अरहान ने दोबारा से अपनी बात दोहराई। कल हम चलेंगे इस मस्जिद और अपना 100% देंगे। किसी भी हाल में हमें इस हमले को रोकना है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे। असफर ने पुरज़म लहजे में कहा तो सब सर हिलाने लगे। अब कल क्या होना था वो वक्त ही बताने वाला था। आज कितना घर अजीब लग रहा है ना? लैला ने जुहान के कंधे पर सर रखते मुंह बनाकर कहा तो इसके अंदाज पर जुहान मुस्कुरा दिया था। क्यों भाई, मेरी जान को क्यों अजीब लग रहा है ये घर? जुहान ने इसको नाक पकड़कर कहा। अरहान लाला नहीं है ना आज? लैला ने सर उठाकर उसे देखा तो वो अच्छा कहकर सर हिला गया। कोई बात नहीं मेरी जान, आप दुआ करो अपने अरहान लाला के लिए, अल्लाह उसे कामयाबी दे और सही सलामत उसे वापस भेजे। आमीन। जुहान ने नरमी से उसे समझाते कहा था तो वो भी आमीन बोल गई। असवद का फ़ोन नहीं आया क्या? कबीर साहब ने खाने की मेज़ पर बैठे सकीना बेगम को देखते कहा। आया था, बात हुई है हमारी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। सकीना बेगम ने खाना खाते कबीर साहब को कहा। क्या कह रहा था, कैसा है? कबीर साहब जो वैसे तो बहुत हर वक्त उसे डांटते रहते थे, मगर अब बेटे की जुदाई पर काफ़ी बेचैन भी थे। कह रहा था ठीक हूँ, बाकी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, सकीना बेगम ने कहा तो कबीर साहब सर हिलाते गए और दिल ही दिल में अपने बेटे की कामयाबी की दुआएं करने लगे। हमें ये काम पूरी एहतियात के साथ करना होगा, हमारी ये गलती से काफ़ी सारे लोगों की जान जा सकती है। एक बार फिर वो सारे मीटिंग रूम में मौजूद थे और कल किए जाने वाले ब्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम सबको आम लिबास में ही इस मस्जिद में दाखिल होना पड़ेगा। सब सब ने चारों तरफ फैल जाना है। ज़्यादातर लोग मेन गेट के पास रहेंगे और जो बंदा मशकूक लगेगा उसे वहीं घेर लिया जाएगा। असवद यार इन सबको प्लान समझाते हुए जो संजीदगी से सुन रहे थे। असवद ने अपनी बात समझाकर आदिल की जानिब इशारा किया तो वह सर हिलाता बाकी सब बात समझाने लगा। हम में से आधे लोग असवद के साथ होंगे जो कि मेन गेट के पास होगा और बाकी के आधे मेरे साथ। हम अंदर मौजूद लोगों को इसमें तलाश करेंगे और जैसे ही वो बंदा मिलता है फिर हम इन्हें महफूज तरीके से निकालेंगे। आदिल इनको मज़ीद समझाने लगा। प्लान सबको समझ आ गया होगा यकीनन, असवद ने कहा सवाली निगाहों से उन्हें देखा। इसके कहने पर सब ने यह सर कहा तो असवद यार सर हिला गया। बस अल्लाह हमें कामयाब करे, आमीन। असवद ने गहरा सांस भरा। आमीन। सब ने इसकी बात पर कहा। यह काम जितना आसान लग रहा था इतना था नहीं, मगर वो लोग खुद को पूरी तरह से तैयार किए जा रहे थे। आज की रात इन सब में से किसी को नींद नहीं आनी थी। बाकी सब तो पुरसुकून सो रहे थे, मगर वो लोग अपने वतन की लोगों की हिफाजत के लिए जाग रहे थे। ये खबर गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। सुबह का सूरज निकल आया था और वो सब तैयार थे मुल्क को बचाने के लिए। तो तो तैयार हो जाओ जवानों। असफद यार सारी तैयारी मुकम्मल करके उनके पास आया, जो खुद भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे। यस सर, सब ने कहा तो असफद यार सर हिला गया। तो चलें फिर चलते हैं, हमें देर हो रही है, इसने कहा तो सब इसके साथ चल पड़े और सब अलग अलग होकर मस्जिद की जानिब रवाना हो गए। तकरीबन 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो मतलूबा मस्जिद पहुंच चुके थे। धीरे धीरे लोग मस्जिद आना शुरू हो गए थे। मस्जिद धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, काफ़ी सारे लोग आ चुके थे। चुनांकि आज जुम्मा था तभी बाकी दिनों की निस्बत ज़्यादा लोग थे। तुम अंदर की तरफ जाकर देखो, मैं बाहर जा रहा हूँ और अगर मुझे जैसे ही पता लगेगा मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तुम भी ऐसा ही करना। असफद ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में अपने साथ खड़े आदिल को कहा, जो कि इसकी बात पर सर हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही असफद यार भी मेन गेट के पास आया और अरहान के साथ खड़े होकर बातें करने लगा, जिससे लोगों को इन पर शक ना हो। असफद यार और अरहान तेज़ी से अपनी निगाहें इर्द गिर्द घुमा रहे थे, एक एक इंसान को बारीकी से देख रहे थे। यूं ही आदिल और बाकी लोग भी मस्जिद के अंदर गौर से देख रहे थे। सबके माथे पर इस वक्त पसीना था। सारे इस वक्त यही सोच रहे थे कि अगर वो इन्हें नहीं बचा पाए तो। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी थे जिनको देखकर वो मज़ीद घबरा रहे थे। यूं ही इर्द गिर्द देखते असफद यार और अरहान की नज़र अंदर आते एक शख्स पर पड़ी जो मस्जिद में दाखिल हो रहा था। इसने अपने गिर्द एक बड़ी सी शाल लपेट रखी थी और उसके माथे पर काफ़ी पसीना भी था। काफ़ी घबरा कर वो इर्द गिर्द लोगों को देख रहा था, जिससे वो वाज़े तौर पर मशकूक नज़र आ रहा था।
असफद यार और अरहान ने घबरा कर एक दूसरे को देखा और भागकर उसके करीब गए। इससे पहले कि वो बंदा अपनी शॉल फेंकता, असफद यार ने इसे धक्का देकर ज़मीन पर गिराया। अचानक हुए इस हमले पर वह गड़बड़ाकर औंधे मुंह ज़मीन पर गिरा। असफद यार और अरहान ने इसके दोनों हाथ और टांगों को काबू कर लिया, जिससे वो हरकत नहीं कर पा रहा था। आदिल, असफद ने चीख कर आदिल को पुकारा। जिससे आदिल को पता लग गया कि असफद के हाथ वो बंदा लग चुका है। टीम के बाकी आदमियों ने सबको खबर दी, यहाँ खुदकुश हमला होने वाला है। जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लोगों के जाने के बाद असफद यार इस बंदे के गिर्द डिफ तुम लोग बाहर जाओ, मैं ये बम डिफ्यूज़ करता हूँ। इसके बंदे इनको पकड़ चुके थे। तुम पागल हो? मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा, आदिल ने कहा तो असफद यार ने लब खींच कर उसको देखा। आदिल सर ठीक कह रहे हैं सर। आदिल सर ठीक कह रहे हैं सर, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आदिल की बात सुनकर अरहान ने भी संजीदगी से कहा, ये जिद का वक्त नहीं है, तुम लोग जाओ और इन तमाम लोगों को इस मस्जिद से दूर कर दो। जाओ। असफद ने इन्हें बात ना मानते देख कर चीख कर कहा, मगर वो फिर भी अपनी जगह से नहीं हिले। अरहान प्लीज़ तुम ले जाओ इन्हें, मैं फ़ौरन आता हूँ। असफद ने इस बम को देखकर कहा जिसमें 2 मिनट बाकी रह गए थे और असफद यार को पता लग गया था वो बम वाकई में ही फटेगा। तभी वो इन सब की परवाह करते चीख कर बोला। असफद यार के बेहद इसरार पर वो दिल पर पत्थर रखकर वहां से बाहर आए, मगर असफद इस बम को रोकने की एक आखिरी कोशिश कर रहा था। आदिल और बाकी के लोग बाहर खड़े असफद यार का इंतजार कर रहे थे। मैं जा रहा हूँ अंदर, आदिल जैसे ही बोला तभी एक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वो सारे दूर जा गिरे। आदिल फौरन से उठ खड़ा हुआ और पथराई निगाहों से मस्जिद को देखने लगा। यही हाल बाकियों का भी था। असफद, आदिल के मुंह से बे आवाज़ सरगोशी निकली थी। असफद, आदिल ने चीख कर कहा और इसने अंदर जाने की कोशिश की। अरहान और बाकियों ने इसे रोक लिया। सर सर ये क्या कर रहे हैं आप? इसके टीम के बाकी मेंबर्स ने कहा, मगर आदिल सुन कहाँ रहा था। छोड़ो मुझे, मुझे असफद असफद यार है अंदर, मुझे उसे बचाना है। आदिल रोते हुए बोला। उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि असफद को कुछ हो गया है। आदिल की हालत देखकर इन सबकी आंखें नम हो गई। क्या हो गया है? क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है? असफद की शरारती आवाज़ पर सब ने हैरत से मुड़कर देखा, जबकि आदिल तो एक बार फिर से सदमे में चला गया था। उसकी हालत देखकर असफद ने मुस्कुराहट जब्त की। आदिल को जैसे होश आया, वो फौरन भागकर असफद के गले लग गया और इसके गिर्द मजबूत हसार बांध लिया। असफद तू ठीक है? मैं इतना डर गया था यार। आदिल की नम आवाज़ पर असफद समेत सबकी आंखें नम हुई थी। बस कर दे मेरी माशूका, मैं ठीक हूँ। असफद यार ने मुस्कुराते माहौल को तब्दील करना चाहा। उसकी बात पर जहाँ सब कहका लगा गए थे, वहीं आदिल खज्जल होता उससे दूर हो गया। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? असफद ने उनके करीब आते पूछा था। नहीं, सब सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, आदिल ने कहा तो वो सब मुस्कुरा दिए। शुक्र था कि उन्होंने वक्त पर पहुंचकर सबको बाहर भेज दिया था, वरना इतने सारे लोगों का जानी नुकसान बहुत बड़ा होता। जैसे ही बम को फटने में 30 सेकंड रह गए थे, असफद ने हिम्मत हारते फौरन से खड़ा हुआ और पिछला दरवाज़ा जिसके वो करीब था भाग कर गया और वहां से तेज़ी से निकल गया। जैसे ही इसने पाँव बाहर रखा, धमाका हुआ जिसकी वजह से वो भी ज़मीन पर गिरा। वो फिर खुद को संभालता उठ खड़ा हुआ। वहाँ से निकलने के बाद वो आदिल लोगों के पास गया और आदिल को रोता देखकर फ़ौरन से इसके पास गया। इस वक्त वो बस इस बात का शुक्र अदा कर रहे थे किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ और अल्लाह के फजल करम से वो इनको बाहिफाजत निकाल चुके थे। वरना अगर वो इन सब को इत्तला ना दे पाते, वो इस बंदे को ना देख पाते और अगर किसी एक को भी कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते वहाँ की पुलिस और आर्मी को इत्तला देते, वहाँ से निकलते चले गए। वहाँ से आते वो लोग सीधा अपने घर आए और अजमेर के पास आए, जो कि पसीने में शराबूर पड़ा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने फ़ौरन से आंखें खोली और खौफजदा निगाहों से सामने देखने लगा। तुम लोगों का ये वाला प्लान भी हम चौपट कर चुके हैं, असफद ने पुरस्रार से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा। पाक फौज और खुफिया एजेंसी पर प्रोपागेंडा करने वाले इस खुशफहमी में ना रहें कि हम पकड़े नहीं जा सकते। 1.5 लाख फौज, 46 मुल्क और 70 एजेंसियों की चीखें निकलवाने के लिए तुम आटे में नमक के बराबर भी नहीं। अब तक इसलिए बचे हुए हो कि तुम पाकिस्तानी हो, अपने हो, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है और वो हद अब ख़त्म हो चुकी है। असफद ने दांत पीसते कहा। उसकी आंखों से अजमेर को खौफ महसूस हो रहा था। सबकी आंखों में मौजूद नफरत वो साफ साफ देख सकता था। अजमेर के जाने के बाद
अजमेर इनके जाने के बाद काफ़ी कोशिश कर चुका था कि किसी तरह यहाँ से निकल जाए, मगर वो ये बात भूल चुका था कि वो किसके हाथ लगा है। और एजेंसी के हाथ जब कोई मुजरिम लग जाता है तो इसके भागने का रास्ता 100% ख़त्म हो जाता है। तुम आज के दिन आराम कर लो, फिर हमें कल निकलना है कश्मीर के लिए, ठीक है? असवद इसके गाल तपतपाता वहाँ से निकल गया। इसके जाते ही सारे वहाँ से चले गए थे, जबकि अजमेर को एक बार फिर से इस काल कोठरी में घुटन महसूस होने लगी। जिन जिन पर इसने जुल्म किया उन सब की चीखें इसके कानों में गूंजती से बेचैन और पागल कर देने के दर पर थी। मैं जाकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम हाले को ले आओ, कबीर साहिब बोले और गाड़ी की चाबी उठाए बाहर चल दिए। इन सब की बात सुनकर सकीना बेगम कमरे की जानिब चल पड़ी और हाले को सहारा दिए बाहर गाड़ी तक ले आई। तभी वो दोनों इसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। अपार्टमेंट आज के दिन हाले की ले चुके थे। हाले का बिल्कुल दिल नहीं था जाने को, और जब इसने ये बात सकीना बेगम को कही तो इसको काफ़ी सारी सुननी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो मुंह बनाए चल पड़ी थी। कुछ ही वक्त के बाद वो लोग अस्पताल पहुंच गए थे। जोहान ने जब हाले को देखा तो खिल उठा। इतने दिनों के बाद इसका दीदार करके वो अब काफ़ी पुरसकून हो रहा था। जोहान की गहरी निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके हाले काफ़ी घबराहट का शिकार हो रही थी और कंफ्यूज सी पूरी कोशिश कर रही थी कि इसे इग्नोर करे। और इसकी यह हरकत देखकर जोहान को वो मज़ीद प्यारी लग रही थी। कुछ देर के बाद एक लेडी डॉक्टर आई जिसने हाले का चेकअप स्टार्ट किया और फिर सारे टेस्ट वगैरह करके वो वापस चल दिया। ईशा जो कि आज अस्पताल के सामने से गुजर रही थी वहां पर हाले को देखकर चौंक गई और इसको आज के दिन फिर से अस्पताल से निकलते देख वो समझ गई थी कि जोहान से तो लाजमी मिली होगी। वो घूर घूर कर हाले को देख रही थी, मगर फिर असवद यार की याद आई तो घबरा कर इससे निगाहें हटाई और इर्द गिर्द देखने लगी कहीं वो फिर से ना आ जाए। अपने इसी डर की वजह से वो तेज़ी से वहाँ से चल पड़ी कि कहीं दोबारा वो आ गया तो वो अब की बार छोड़ेगा नहीं। इस वाक़े के बाद वो वाकई ही काफ़ी डर गई थी। इसने दोबारा से जोहान से मिलने का और हाले को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं था। और अब अगर इसने जोहान को भूलने का ही फैसला किया था, क्योंकि इसको इसी में अपनी भलाई नज़र आ रही थी। नाजरीन, आपको बताते चले कि धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों से पूछने पर पता चला इनको कुछ आदमियों ने बखबर किया था, जिसकी वजह से वो सब तेज़ी से वहाँ से निकल। मजीद इससे सुना नहीं गया, तभी इसने गुस्से से टेलीविज़न बंद कर दिया। वो गुस्से से खोलता इधर उधर चक्कर काटने लगा। इसने फ़ोन निकाल कर अजमेर को कॉल की, मगर इसका नंबर बन जा रहा था, जिसने इसे मज़ीद गुस्सा दिलाया और इसने गुस्से से फ़ोन सोफे पर उछाल दिया। कैसे कैसे पता लग गया किसी को? जलाल गुस्से से दहाड़ा था। उसका गुस्सा होना बनता भी था। ये उसका दूसरा प्लान था और ये भी नाकाम हो गया। काफ़ी पैसा लगा था इसका, मगर इस बार इसका मंसूबा नाकाम बना दिया गया। इसने एक बार फिर से अजमेर को कॉल करने की कोशिश की, मगर अब भी उसका नंबर बन जा रहा था। हाले माड़ा, तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आता, तुम कब आएगा? लैला मुंह बनाकर कहने लगी। इन दोनों को वाकई में हाले से काफ़ी उनसियत हो गई थी। यार मैं खुद ये चाहती हूँ कि मैं जल्द जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि एसपी भी नहीं है तो मैं बोर हो जाती हूँ। अब भी हाले ने इसी का जिक्र किया जिससे वो इतने वक्त से भाग रही थी। पता नहीं क्यों वो इसके पता नहीं क्यों वो उसको सोचने पर मजबूर हो जाती थी। वो बहुत भागती थी खुद से, इसके नाम से, मगर हर बार नाकाम हो जाती। वो खुद से तंग आ चुकी थी, मगर इस मामले में वो खुद बेबस भी थी। तुझको मेरी ज़ात से रग़बत नहीं मालूम है। फ़र्ज़ कर बैठिए फ़र्ज़ कर बैठे बिठाए प्यार हो जाए तो फिर? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? इसकी खामोशी महसूस करते हाले ने कहा। नहीं माड़ा, लाले ने खुद को नॉर्मल करते कहा। अब के बाद वो दोनों दोबारा से बात कर इसके बाद वो दोनों दोबारा से बातें करने में मसरूफ़ हो गई। नैन इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। तभी इस वक्त सिर्फ वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। वह सब कश्मीर जाने की तैयारियों में मगन थे। इस इन 10 दिनों में वो इन दुश्मनों को ख़त्म कर देने वाले थे। अजमेर को गाड़ी में डाल दिया कि नहीं? असफद यार ने बैग पैक करते आदिल से कहा। हाँ, इंजेक्शन लगाकर डाल कर आए हैं गाड़ी में, आदिल ने कहा तो असफद यार सर हिलाने लगा। बाकी की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं, बस अब निकलते हैं क्या? क्या कहते हो? आदिल ने इसकी जानी बातें कहा था। हाँ, बस फिर चलते हैं, जाओ बाकियों को भी बुलाओ, असफद ने कहा तो आदिल सर हिलाकर बाकियों की जानिब आया। चलो जवानों, अगर तुम लोग तैयार हो तो फिर निकलते हैं, आदिल ने उनके पास आकर कहा। यस सर, हम तैयार हैं, सब ने एक जवां होकर कहा। गुड, फिर चलते हैं।
आदिल कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद इन सब ने सारा सामान लाकर गाड़ी में रखा और फिर वो सब लोग गाड़ी में बैठकर स्टेशन के लिए निकल गए। 1 घंटे तक वो लोग ट्रेन में मौजूद थे और ट्रेन चलना शुरू हो गई। वो सब अपने नए सफ़र पर रवाना हो चुके थे। आगे के सफ़र के बारे में कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। सब अपने अपने घरों से दूर अपने वतन को इन जैसे लोगों से बचाने जा रहे थे जो अपने मुल्क में रहते, उसका खाते भी थे और उसी को नुकसान पहुंचाते थे। अपने मुल्क के लिए कैंसर के जैसे थे। सब अपनी ही सोचों में गुम थे। एक तरफ असवद ये सोच रहा था क्या वो दोबारा अपने घर वालों से मिल पाएगा। न जाने हाले की तबीयत कैसी होगी, अम्मी ठीक होंगी कि नहीं। अब्बू की डांट सुनने को तो जैसे दिल तड़प रहा था। क्या पता इन सब से दोबारा मुलाकात ही ना हो। शायद ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो। अम्मी, अब्बू, हाले, मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और लैला। दिल में कहीं सरगोशी हुई। लैला का ख्याल आते दिल ज़ोर से धड़का। क्या वो अपनी पठानी से कभी मिल पाएगा या फिर इसका ये सफ़र यहीं तक था। वो तो जानती भी नहीं होगी कि मुझे अपना सिर कर दिया है उसने। अपनी ही बात पर वो धीमा सा मुस्कुराया। डरता हूँ कहने से कि मोहब्बत है तुमसे। ज़िंदगी बदल देगा तेरा इकरार भी इनकार भी। कोई सुलह करवा दे ज़िंदगी कोई सुलह करवा दे ज़िंदगी की उलझनों से। बड़ी तलब है हमें भी आज मुस्कुराने की। यूं ही वो सारे रास्ते अपनी पुरानी यादों के संग रहा। दूसरी तरफ अरहान भी यही सब सोच रहा था। कभी घर में इसका लैला को तंग करना, जुहान का कभी कभार उसको डांटना। वो घर की हसीन शाम धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। मगर उनके लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका मुल्क था। नैन का ख्याल आता तो वो मुस्कुरा देता। अगर तो ज़िंदगी ने इसको मौका दिया तो वो जाते साथ ही इसे अपना बनाने का सोच चुका था कि अब मज़ीद इंतज़ार मुश्किल था। सारे ही नौजवान ट्रेन में मौजूद अपनी अपनी सोचों में गुम थे। एक नए सफ़र के आगाज़ के लिए वो लोग निकल चुके थे। इस सफ़र में इन्हें कामयाबी मिलनी थी या मौत, ये तो अल्लाह ही जानता था। एक ज़र्रा भी ए पाक ज़मीन तेरा ना उठाने हम देंगे। ये ज़ुल्मत के बादन सुन ले, खाली वापस मुड़ जाएंगे। अम्मी, मुझे असफ़ी की इतनी याद आ रही है, खाले ने सकीना बेगम को देखकर मुंह बनाकर कहा। असल में इसे रोना आ रहा था ये सोच करके पता नहीं असफत ठीक होगा कि नहीं, कैसा होगा। सकीना बेगम को तो खुद असफत की याद आ रही थी, मगर अगर वो हाले को यूँ कह देती तो वो साथ ही रोना शुरू कर देती। तभी इसके साथ खुद को मजबूत जाहिर करने लगी। बस मेरी जान, आ जाएगा वो, तुम दुआ करो उसके लिए। सकीना बेगम उसका माथा चूम कर वहाँ से निकल कर किचन की जानिब बढ़ने लगी। कमरे से निकलते इसकी आंखों से आंसू निकल आए, जो कि उन्होंने फ़ौरन से अपने दुपट्टे से साफ़ किए और इसके लिए दुआएं करती अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जब एक फ़ौजी घर से ड्यूटी के लिए जाता है ना, तो उसकी माँ हर वक्त यही सोचती है कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं। वो हर बार उसे तरसती निगाहों से देखती है और वो अल्लाह से बस यही दुआ करती है कि यार अब मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना, उसे हर दुख बला से बचा कर रखना। उस टाइम पर उस टाइम उस माँ पर क्या गुजरती है, उस दुख का मदावा कोई नहीं कर सकता। उस माँ को तो ये भी पता नहीं होता कि इस बार इसका बेटा सलामत आएगा भी कि नहीं। घर से दूर रहकर, जान हथेली पर रखकर मुल्क की हिफाजत करना आसान बात नहीं है। इसीलिए हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। लैला बच्चे, ज़रा अरहान को फ़ोन तो करो, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा है। रज़िया बेगम लैला के पास आकर बोली, जो जुहान के पास बैठी थी। अच्छा मोरे। रज़िया बेगम की बात सुनकर इसने फ़ोन निकालकर अरहान का नंबर मिलाया। उसका इस वक्त खुद इतना दिल कर रहा था अरहान से बात करने का। मोरे, लाला का नंबर बंद है। फ़ोन कान से हटाकर उसने मुंह बसोर कर कहा। तो रज़िया बेगम का मुंह लटक गया, जो कि जुहान ने महसूस किया। अरे मोरे, उसका मिशन है ना, इसलिए अपना फ़ोन बंद रखा होगा, फिक्र नहीं करें, ठीक होगा वो। जुहान ने उनको तसल्ली दी तो वो इंशाल्लाह बोलकर वहाँ से उठकर बाहर चली गई। पता नहीं लाला कब आएगा। रज़िया बेगम के जाने के बाद उसने थोड़ी के नीचे हाथ रखते धीरे से कहा। उसकी शक्ल देखकर जुहान को उस पर टूट कर प्यार आया। अरे लाले की जान आ जाएगा अरे लाले की जान आ जाएगा तुम्हारा लाला, और उसके बाद तो उसकी शादी भी है। जुहान ने उसका ध्यान भटकाते कहा, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। मगर लाला ने बताया नहीं कि किससे कर रहा है वो शादी। नई बात याद आने पर उसने फिर से मुंह बिगाड़ा। हाँ तो बता देगा ना आने के बाद। जुहान ने मुस्कुराकर उसे कहा, मगर फिर भी लाला, हमको पता तो होना चाहिए ना कि कौन है और कैसा है। लाला ने हाथ नचाकर कहा, जैसे वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हो। और अगर मैं तुम्हें बता दूं तो। जुहान ने लबों को दांत तले को चलते अपनी मुस्कुराहट रोकते कहा।
इसकी बात पर लैला ने करंट खाकर उसे देखा था। तुमको पता है क्या? लैला ने शौक निगाहों से उसे देखा और उसकी बात पर जोहान ने हंसते सर हाँ में हिला दिया। तुमने हमको बताया क्यों नहीं? अब जल्दी बताओ कौन है वो? लैला ने बेताबी से पूछा। नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि अरहान ने फिर मुझे नहीं छोड़ना। जोहान ने कंधे उचकाकर साफ इनकार किया। लाला प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ प्लीज़। लाला ने उसके बाजू को झंझोड़ा। ठीक है, फिर तुम अरहान को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। उसके सामने पता ना होने की एक्टिंग करना तुम, ओके? जोहान ने शातिर बनते कहा तो उसने ज़ोरों शोर से अपना सर हाँ में हिलाया। अगर अरहान को पता लग जाता कि जोहान उसका सरप्राइज़ ख़राब कर रहा है तो वो उसकी हड्डियाँ तोड़कर उसको उसी के अस्पताल में पहुंचा देता, मगर बेचारा इस वक्त इस बात से महरूम था। वो तुम्हारी एक दोस्त है, जोहान ने उसको हिंट देते कहा। कौन, हाले? लाला के दिमाग में ना जाने क्यों हाले आई, तभी वो बोली, जबकि इसकी बात पर जोहान हड़बड़ाकर सीधा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह लैला, नहीं। जोहान का तो अंग अंग हिल गया था ये बात सुनकर। तो फिर? लाला ने कहा। नैन। जोहान ने इसकी बार जोहान ने अब की बार इससे पहली बुझवाने बगैर कहा। लैला तो सुनकर हैरान ही हो गई। नैन? लैला ने हैरत और खुशी से मिले जुला तासुरात से कहा तो जोहान ने हंसते सर हाँ में हिलाया। ओ लाला, ये कितनी खुशी की बात है ना, हमारा बचपन का दोस्त ही हमारा भाभी बनेगा। मैं बहुत खुश हूँ। लैला ने तकरीबन उछलते कहा था। बस बस मेरी बहन, खुशी को कंट्रोल करो। और हाँ, अरहान को मत बताना वरना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जोहान ने एक बार फिर से इसे वार्न करते कहा तो उसने खुशी खुशी सर हाँ में हिलाया। नैन बेटा, आया साहब ने खाना खाते नैन को मुखातिब किया जो खाना कम खा रही थी, प्लेट में चम्मच ज़्यादा घुमा रही थी। अयाज साहब की आवाज़ सुनकर चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। जी जी बाबा। नैन ने पूरी तवज्जो अयाज साहब की जानिब करते कहा। बेटा, मैंने कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। अयाज साहब थोड़ा हिचकिचाते बोले थे। जी बाबा बोले, मैं सुन रही हूँ। नैन ने अपना हाथ उनके हाथों पर रखते कहा। बेटा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका बेटा अभी पढ़कर फारिग हुआ है और अब एक नौकरी करता है। बहुत अच्छा लड़का है। अयाज साहब ने रुक कर उसकी जानिब देखा। तो बाबा, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? नैन ने नासमझी से उन्हें देखते कहा था। बेटा, वो लोग आपके लिए रिश्ता लाना चाहते हैं तो मैं। उनकी बात सुनकर नैन की आंखों में हैरत उतर आई। आंखों के पर्दे पर अरहान का चेहरा लहराया और उसकी बातें कानों में गूंजने लगी। नहीं बाबा, आप उन्हें मना कर दें। नैन ने नफ़ी में सर हिलाते तेजी से कहा। उसकी बात सुनकर अयाज साहब के माथे पर परेशानी से शिकन आई थी। मगर क्यों बेटा? एक ना एक दिन तो आपने शादी करनी ही है, तो अभी क्यों नहीं? ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अय्या साहब ने नरमी से उन्हें समझाते कहा। नहीं बाबा, मुझे नहीं करनी अभी शादी, आप मना कर दे। नैन ने आंखों में आंसू लिए कहा। उसके आंसू देखकर अय्या साहब तड़पने लगे। बेटा, रो तो नहीं ना आप? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मना कर देता हूँ, आप रोना बंद करो। अय्या साहब ने इसके रोने पर घबराते कहा तो उसने अपने आंसू साफ कर लिए। अब तो दिल अरहान के जल्द अज जल्द वापस सही सलामत लौटने की दुआ कर रहा था। परसों इन सारी लड़कियों को हमने सप्लाई करना है, तो आज ही इन्हें बेसमेंट में ले जाओ। जलाल ने सिगरेट पीते अपने आदमी से कहा जो इसकी बात पर सर हिलाने लगा। और हाँ, वो अजमेर ने फ़ोन उठाया कि नहीं? अजमेर का ख्याल आते उन्होंने पूछा था। नहीं सर, उनका फ़ोन बंद जा रहा है और हमने अपने आदमी से पता करने की कोशिश की है तो वो कहते हैं कि उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ है। उसके आदमी ने सारी बात से आगाह करते कहा तो जलाल ने दांत पीसे। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गया है आरामखोर। जलाल ने गुस्से से कहा। इतने में इसका आदमी वहां से चला गया। दूसरे ममालिक से पैसा लेकर वो अपने ही मुल्क को बेचता है। ज़रा सा खौफ खुदा नहीं है इसमें। यह शायद खुद ही इसने खुदा को ये शायद खुद ही इसने खुद खुदा समझ लिया है। ये शायद खुद को ही इसने खुदा समझ लिया है। मगर वो ये भूल गया था कि खुद को खुदा समझने वाले फ़िरौन का क्या हाल हुआ था, कितनी इबरतनाक मौत हुई थी उसकी। और अब ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला था। तकरीबन एक लंबा तरीन सफ़र तय करने के बाद वो लोग कश्मीर पहुँचे। स्टेशन से उतरकर वो गाड़ी में बैठे जिसका इंतज़ाम वो लोग पहले ही कर चुके थे। अपने क़यामगाह में चले गए। सब लोग कुछ देर के लिए आराम कर लो, फिर काम शुरू करते हैं। असवद जल्द अज जल्द सारा काम ख़त्म करना चाहता था, मगर इन सब के चेहरे पर थकावट के असरात देखकर इसने इनको आराम का सोचते कुछ देर के लिए आराम करने का कहा। तो सब लोग सर हिलाते फ़ौरन से कुछ देर के लिए आराम करने के लिए चले गए। कुछ घंटों के बाद वो सब एक बार फिर से एक रूम में इकट्ठे हुए जहां उन्होंने अजमेर को रखा था।
वो सब सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से इसे देख रहे थे, जबकि अजमेर खौफजदा निगाहों से उनकी जानिब देखने लगा। इस वक्त हम तुम्हें जो बोलेंगे वो तुमने बिना किसी चूं चरा के बोलना है, वरना पिछली बार से ज़्यादा भयानक अंजाम होगा तुम्हारा। असफद यार जो खामोशी तोड़ते सर्द आवाज़ में कहने लगा तो अजमेर ने अपना थूक निकला। अपने इस हेड को कॉल करो और कहो कि तुम कश्मीर में हो, और फिर जो जो हम बताते जाए वो सब तुम बगैर किसी मज़ाहमत के करते जाना, समझे? असफद ने इसकी जानिब झुकते कहा तो इसने तेज़ी से सर हिलाया। इसके मानने पर असफद ने इसका फ़ोन निकाला जो वो लोग अपने कब्ज़े में ले चुके थे और इसको पकड़ा दिया। फ़ोन हाथ में लेकर अजमेर ने कपकपाते हाथों से जलाल को फ़ोन मिलाया। जलाल जो इस वक्त कल होने वाली स्मगल की तैयारी कर रहा था, अपने फ़ोन पर अजमेर की कॉल को देखकर हैरान हुआ। हेलो। इसने कॉल पिक की तो फ़ोन से अजमेर की उभराती आवाज़ इसके अंदर गुस्से को भर गई थी। इसने गुस्से से फ़ोन को घूरा, गोया सामने अजमेर हो, फ़ोन नहीं। क्या हेलो हरामखोर, मेरे दोनों प्लान मेरे दोनों प्लान तुमने खाक में मिला दिए, ऊपर से फ़ोन बंद करके बैठे हो। मेरे हाथ लग जाओ एक बार तुम, वो हाल करूँगा कि सात नस्लें भी याद रखेंगी तुम्हारी। इसके हालों बोलते ही वो फ़ौरन से अपने इतने दिनों का गुस्सा इस पर उतारने लगा। साईं गलती हो गई, माफ़ कर दो साईं। मैंने तो सारे इंतज़ाम करवा दिया था, बम ब्लास्ट भी हो गया था, पता नहीं किसी को कैसे मालूम हो गया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना साईं। असवद के घूरने पर खुद को नॉर्मल करता वो जलाल को समझाने लगा, और वाकई ही इसकी बात सुनकर जलाल सोच में पड़ गया कि वाकई ही इसमें अजमेर की तो कोई गलती नहीं थी। तो फिर तुम गायब कहाँ थे? अचानक नई बात याद आते वो फिर से गुस्से पे दांत पीसते इसको बोलने लगा। साईं वो मुझे अचानक ही मुल्क से बाहर जाना पड़ा और फ़ोन मेरा जल्दी में हवेली में रह गया था, बस इसीलिए कोई राब्ता नहीं हो सका। अजमेर ने इनके देखने पर बहाना बनाया। असफद और बाकी सब जब्त से दोनों की बातें सुन रहे थे। सबका बस नहीं चल रहा था फ़ोन में घुसकर उसको मार दे। हम्म। अजमेर की बात सुनकर जलाल बस इतना ही बोला, साई मैं कश्मीर आया हुआ हूँ। असवद यार के इशारे करने पर वो मुद्दे की बात पर आते बोला। इसकी बात सुनकर जलाल के माथे पर बल पड़े। क्यों? कश्मीर क्या करने आए हो तुम? जलाल ने खुरदरे लहजे में पूछा। कुछ नहीं साई, वो मीटिंग थी मेरी, अगर आपके लायक कोई काम हो तो बता दे। अजमेर काफ़ी होशियारी से उसको अपनी बातों में ला रहा था। जलाल के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जिस पर इसने सबसे ज़्यादा एतमाद किया वो अपनी ज़िंदगी के लिए इसके राज फाश कर रहा है। नहीं, फ़िलहाल मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। हमने 300 लड़कियों की स्मगल करनी है कल, जिसका काम मैं खुद ही देख रहा हूँ। जलाल की बात पर वह सारे अलर्ट और हैरान हुए थे। सबकी रगें गुस्से से तन गई थी। असवद फ़ौरन तेज़ी से अजमेर के करीब आया और उसको इशारे में अपनी बात समझाने लगा, जो कुछ हद तक अजमेर को समझ आ गई थी। साईं, मैं अपने एक आदमी को भेज देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ज़हीन और भरोसे वाला है। इसके होते आपको कोई काम करने की जहमत नहीं पड़ेगी। अजमेर ने कहा तो जलाल सोच में पड़ गया। न न नहीं, रहने दो, मैं खुद देख लूँगा। जलाल का दिल राज़ी नहीं हुआ, तभी इसने इनकार करते कहा, अरे साईं, आप खुद देख लीजिएगा, इसे काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद है वो, सारे काम चुटकियों में कर देगा। अजमेर ने एक बार फिर से कोशिश की और इस बार उसकी कोशिश रायगान नहीं गई। चलो ठीक है, फिर सुबह के 7 बजे उसे भेज देना, क्योंकि दिन के 1 बजे उन सबको भेजना भी है। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। जलाल ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मान गया। जी साईं, चले ठीक है। इतना कहकर इसने कॉल कट कर दी और फिर इसी मिनट इसका एड्रेस भी इनके सामने किया था। सब बेहद खुश थे और उनकी खुशी इनके चेहरे से टपक रही थी। बस कल इंशाल्लाह से हमारे मिशन का आखिरी दिन होगा। कल हमने इन सब लड़कियों को निकालना है और किसी भी सूरत जलाल को पकड़ना है। असफद यार ने मुस्कुराते कहा। वो काफ़ी खुश था। ये मिशन इतना भी मुश्किल नहीं था जितना इनको लगा था। उनको लगा था सबसे बड़ा मसला जलाल को कन्वेंस करना होगा, मगर यहाँ तो अल्लाह ने इन सब मगर यहाँ तो अल्लाह ने सब कुछ आसान कर दिया था। बेशक वही मददगार है। बस फिर अब कल सुबह मैं जाऊँगा वहाँ, और तुम साढ़े 11 बजे तक वहाँ पर हमला कर देना। मैं तुम सबको सारी रिपोर्ट देता रहूँगा। असफद यार ने कहा तो सब राज़ी हो गए। अब बस सबको कल का इंतज़ार था। कल या तो इनकी जीत होती या फिर इनकी मौत। पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों के बायस पाकिस्तान अमन का गहवारा बना है। कोई ईद हो या त्यौहार, पाक फ़ौज के जर्री सपूत अपनी खुशियों पर अवाम की खुशियों को तरजीह देते हैं। एक मुल्क तब मजबूत बनता है जब उसकी अवाम और अफवाद कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में अमन का ख्वाह है।
अमन किसी भी मुल्क की ख्वाहिश और तरक्की के लिए ज़रूरी है। वतन से मोहब्बत हमारा खुलासा है। वतन से मोहब्बत हमारा खासा है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब इसके रखवाले हैं।